तो चलिए आज हम लोग जो आपके बिहार बोर्ड के जो लिटरेचर है 12th उसका पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का पहला क्लास है, देखिए इस पे आपका पोएट्री सेक्शन पे हम लोग को टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं और प्रोज सेक्शन में आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं उसका नाम है जॉन डन, ठीक है। देखिए अब हम लोग पहले पूरी स्टैंजा को पढ़ने से पहले पोएट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसका बैकग्राउंड, क्योंकि राइटर का बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बन के आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले कमांड लगाना है उसके राइटर के ऊपर। 50% 60% उसके बेस पे आता है कि राइटर के बारे में आप कितना जानते हो, पहले उसके बारे में जानकारी होना। तो लेट्स स्टडी अबाउट राइटर जॉन डन। जॉन डन कौन है भाई? जॉन डन इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट क्या होते हैं? जो रूह से जुड़ी हुई बातें, आत्माओं से जुड़ी हुई बातें करते हैं, उनको कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट। जो आध्यात्मिक के क्षेत्र में, आध्यात्मिक का मतलब ही आप समझते होंगे, वैसा जो एकदम सोल से रिलेटेड बात बोले, अंदरूनी बात बोले, एकदम गहरी बातें करे, उसको कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट। और ये बिल्कुल हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि कितनी गहरी गहरी मीनिंग उन्होंने अपने पोएम में डाला है, ताकि कोई भी अपने बिलव्ड के बारे में अगर कुछ लिखे तो समझ पाए कि क्या लिखना है। चलो उसके बारे में पढ़ें। देखो हम लोग सबसे पहले लव में 2 सेक्शन पढ़ते हैं। अगर प्यार है तो प्यार का मतलब ये 2 इनके पार्ट्स होंगे। एक होते हैं प्यार में एक होते हैं प्रेमी और दूसरे हिंदी में कहते हो प्रेमिका। लेकिन इंग्लिश में बात करें तो उसका मतलब होता है एक होते हैं लवर, एक होते हैं बिलव्ड। और जो बिलव्ड होते हैं ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि लवर मेल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि लव में 2 सेक्शन का मतलब वही समझना है, जो प्यार करते हैं उसमें 2, या प्यार मतलब प्रेमी होंगे और दूसरा क्या होगा प्रेमिका को इंग्लिश में आप बोलोगे बिलव्ड। ऐसे बिलव्ड सेक्शन किसी और के लिए यूज़ हो सकता है। अगर कोई फादर अपने प्रिय के लिए अगर बिलव्ड कहे अपने डॉटर के लिए तो भी सकता है, बिलव्ड सन भी हो सकता है, वो सेक्शन अलग होता है। लेकिन अभी प्यार की बातें करें तो इसमें बिलव्ड का मतलब क्या समझेंगे? प्रेमी का, और प्रेमी का मतलब होगा लवर। ये मेल पर्सन के लिए आता है, ये फीमेल के लिए आएगा। तो जहाँ जहाँ बिलव्ड का यूज़ होगा या कहीं हम बिलव्ड लिखें तो समझ जाना किसी फीमेल के बारे में बात कर रहा है राइटर, ठीक है। अगर लवर का बारे में लिखें तो समझ जाना लवर का मतलब क्या होगा, कोई मेल पर्सन के बारे में कोई राइटर बात कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हैं। लेकिन जॉन डन खुद इसके मतलब पोएम को लिखे हैं, तो इसका नाम भी है लव पोएम। तो लव के बारे में खुद से बातें किए हैं, तो ये खुद मतलब समझोगे आप वो लवर का काम खुद राइटर बन के किए हैं, तो कोई बात ही नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गया कि लव में 2 होंगे, पहले लवर होंगे प्रेमी और दूसरे क्या होंगे प्रेमिका। बिलव्ड उसको इंग्लिश में कहेंगे और लवर को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेमी। क्लियर है? तो लेट्स स्टडी। अब देखो सबसे पहले हम जॉन डन को पढ़ते हैं। जॉन डन है मेटाफिजिकल पोएट और ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है एक लव पोएम है, ठीक। पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये है क्या? तो एक लव पोएम है। और आपसे कह दें कि जॉन डन इसके राइटर हैं, वो कौन है? तो मेटाफिजिकल पोएट है। अब देखो इन्होंने, आप इनके बारे में कुछ कहानी करते हैं। इन्होंने लॉ की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने थियोलॉजी की पढ़ाई की थी। थियोलॉजी क्या होता है आपको बता देते हैं, स्टडी ऑफ एनी रिलीजन या स्टडी ऑफ रिलीजन या स्टडी ऑफ गॉड, दैट इज़ कॉल्ड थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है समझ में आया? कि थियोलॉजी उसको कहते हैं सर जो स्टडी ऑफ गॉड या स्टडी ऑफ रिलीजन, दैट इज़ कॉल्ड थियोलॉजी। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई के साथ साथ थियोलॉजी की भी पढ़ाई की, ठीक है ना। लॉ की भी पढ़ाई, थियोलॉजी की भी पढ़ाई। अब देखो इनका जो जन्म होता है यानी बॉर्न होता है 22 जनवरी 1572 यानी 22nd of January 1572 इन लंदन। ही वॉज बॉर्न ऑन 22nd of January 1572 इन लंदन। इनका जन्म कब हुआ है? 22 जनवरी 1572। अभी याद कैसे दिलाएंगे वो देख लेना, तुरंत याद आ जाएगा। इनका जो डेथ होता है 31st of March 1631। अब देखो ये सब बातें आपने अगर लिख लिया होगा तो मैं कुछ बातें और आपको याद दिला देता हूँ। और याद कैसे दिलाऊंगा? देखो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंस होता है कोई भी राइटर का बॉर्न और डेथ याद करना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, अगर आप चाहे तो लिख लीजिए, ये सब काम देगा। कि ये थियोलॉजी पढ़े थे, लॉ की स्टडी के साथ साथ थियोलॉजी का मतलब आपको बताए हैं स्टडी ऑफ रिलीजन या स्टडी ऑफ गॉड, दैट इज़ कॉल्ड, आप क्या कहोगे? थियोलॉजी। चलो आप आओ वापस आते हैं।
देखिए आप खुद बताओ, इनका जो जन्म होता है, जन्म मतलब बॉर्न होता है 22 यानी 22 जनवरी 1572। अब इसको याद कैसे करोगे, मैं मिटा देता हूँ। सोचो पहला चैप्टर है तो पहला मंथ याद रखना है, पहला चैप्टर तो पहला मंथ। क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला याद आ गया। ये सर पहला चैप्टर था स्वीटेस्ट लव एडवर्ड गो, यानी जनवरी है पहला चैप्टर, सॉरी पहला मंथ, तो आप क्या कहोगे पहला मंथ। तो क्लियर है, पहला चैप्टर पहला मंथ याद आ गया कि जनवरी में इनका जन्म। कौन सा जनवरी, चलो इससे पहले क्या कर लेते हैं, सोचो आप खुद बताओ, पहला है मंथ, आप खुद बताओ ऑटोमेटिक पहला के बाद क्या आता है दूसरा, तो आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा 2 बार लिख देना है। पहला चैप्टर पहला मंथ हो गया, दूसरा आता है इसके बाद, तो दूसरा बार कितना लिखना, 2 बार लिखना है, तो क्या हो गया 22 जनवरी। क्लियर हुआ, आप कुछ नहीं करना, सर पहला है तो पहले लिखेंगे, सर दूसरा है तो दूसरा लिखेंगे, खत्म। आप कुछ नहीं करना, इसका दुगुना और इसको 1 जोड़ दो, दुगुना गुने 2 गुना 2 4 और प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5। अब बस इसमें 5 में 2 जोड़ो तो 7 आएगा। 1572 में इनका क्या हुआ जन्म, याद आ गया। देखो कुछ नहीं करना, पहला चैप्टर पहला मंथ। क्लियर, आप कुछ नहीं, पहले के बाद दूसरा, तो दूसरा कितना बार लिखना है 2 बार, तो कितना होगा 22। आपको कुछ नहीं करना है, 22 जनवरी याद आ गया, कुछ नहीं करना है। पहला है तो पहला लिखेंगे, दूसरा है तो दूसरा लिखेंगे, बीच में कुछ आएगा सर, कैसे आएगा, दुगुना का 2 1 करो तो 4 1 5 और प्लस कुछ नहीं, 5 में 1 2 जोड़ दो तो कितना आएगा 7। इसको छोड़ना नहीं, इसके बिगाड़ बनेगा ही नहीं। लास्ट में कुछ नहीं करना है, आपको 2 है तो 2 को गुना करो 2 से, 2 आएगा और लास्ट में 1 जोड़ो तो 4 आएगा, 4 1 5 और 5, और फिर क्या करोगे 5 को 2 से जोड़ोगे 7। 1572 में इनका जन्म होता है। क्लियर। अब सर डेथ कैसे याद रखेंगे, याद रखो डेथ कब हुआ कैसे हुआ। देखिए अब होता है 16 का पहाड़ा पड़ोगे तो होता है 32, लेकिन लिखना कितना है 31। 1631 में इनका डेथ हुआ। सर डे और मंथ भी बताइए, तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले लिखना है, बोलोगे यस लिख दिया। आप खुद बताओ पहला मंथ का जिक्र हुआ, बोलोगे यस, 2 बार दोनों बार लिख दिए हैं। सर अब 3 भी तो आना चाहिए, तो तीसरा मंथ याद रखना है 31 मार्च, याद रखना, एकदम याद आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1631 31 मार्च 1631 में इनका क्या हुआ है डेथ हुआ है। ठीक है, लंदन में मतलब जन्म हुआ और डेथ भी कब हुआ है, लंदन में ही हुआ। कब हुआ 31 मार्च 1631, यानी 31 मार्च 1631 में इनका लंदन में ही क्या हुआ है डेथ हो गया है। क्लियर है, यानी जहाँ बॉर्न हुआ है वहाँ क्या हुआ है डेथ हो गया। इतनी बातें क्लियर है। चलो अब वापस आते हैं। देखिए इतनी बातें याद आ गया कि जन्म और डेथ तो सर क्लियर है। अब आते हैं वाइफ, इनके नाम है, क्या नाम है, एना मोरे। इनके वाइफ का नाम क्या है, एना मोरे। और देखो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें टोटल 5 स्टैंजा पढ़ेंगे और 40 लाइन पढ़ेंगे, और एक स्टैंजा में 8 लाइन्स होगा, 8 लाइन्स इन ईच स्टैंजा, यानी टोटल लाइन्स कितने हैं 40 और 5 स्टैंजा। अभी बताएंगे सॉरी कि स्टैंजा क्या होता है। स्टैंजा क्या होगा, देखो मैंने स्टैंजा के लिए ये बातें लिख रखा है। आपको कभी हंसी आती होगी कि सर क्या लिखे हैं, इतना अच्छा शेर व शायरी आपने लिख लिखा। चलो कोई बात नहीं, अच्छा शेर व शायरी ये मकसद नहीं कि मैं आपको सिखाऊं कि कितना अच्छा शेर व शायरी बोलते हैं। मकसद ये है कि आप इस शेर व शायरी का मतलब क्या निकालते हो, स्टैंजा कैसे समझते हैं, इसके लिए मैंने लिखा। देखो लिखा है स्टैंजा में, तू नहीं, देखो स्टैंजा कैसे समझना देखना, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं, या अकेला तो नहीं। अगर कोई आपसे भी होता है ना कि ये लाइन पढ़ने के बाद लगे कि वाह क्या बात बोल दी, कभी भाव कोई खाए तो ज़रूर ये बातें बोलिए कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। ये लड़का है तो तू अकेला तो नहीं, ये हो सकता है। चलिए ये कहीं पे फिट एकदम बैठ जाएगा, कहीं कोई भाव खाए तो आप ये बातें लगा सकते हैं। चलिए अब देखो पहला मैंने लाइन लिखा, देखो टोटल लाइन 1 2 3 4 5 लाइन इसमें है, यानी आप खुद बताओ स्टैंजा पूरा 1 है और लाइन 5 है। सर स्टैंजा ही नहीं समझे तो लाइन तो समझ में आ जाए कि बस लाइन लिखते चलेगा। देखो स्टैंजा वहाँ पे कहते हैं जब कोई शेर व शायरी आप कर रहे हो या कोई पोएम लिख रहा हो और उसका पूरा मीनिंग जिस लाइन पे क्लियर होता है, पूरा मकसद समझ में आ जाता है, तब उसको एंड करके वहीं पे कहेंगे एक स्टैंजा कंप्लीट हुआ। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम कर देते कि एक स्टैंजा कंप्लीट हुआ तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर पूरा पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे कहूँ कि एक स्टैंजा कंप्लीट हुआ, तब समझ में आया कि हाँ बात कैसे चली। तू नहीं कोई और सही,
कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो ये जहाँ पे बोला तू अकेली तो नहीं, तब आपको लगा कि यस मतलब बताना क्या चाह रहे थे सर, यहाँ पे आपने एंड किया। तो जहाँ पे शेर व शायरी या कोई भी पोएम स्टार्ट हो और जहाँ पे एंड मीनिंग देता हो और कंप्लीट सेंस समझ में आ जाता हो, वहाँ पे उस लाइन का एंड कर देंगे, उसको कहेंगे एक स्टेंजा। और पोएम में या कोई भी शेर व शायरी में फिक्स नहीं है कि कितने स्टेंजा होंगे, मिनिमम 2 भी होते हैं, मिनिमम चलते हैं, और 16 लाइन का एक स्टेंजा बनता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, कहीं शेर व शायरी में मतलब कहीं पोएम में कहा भी जाता 14 लाइन एंड होता है, कहीं पे 16 होता है, लेकिन मैं 16 लाइन तक का स्टेंजा आपको दिखाऊंगा लिखा हुआ। स्टेंजा क्या होता है, जहाँ पे कोई लाइन स्टार्ट हो शेर व शायरी का, पोइट्री का, और जहाँ पे एंड हो और कंप्लीट सेंस देने लगे कि हाँ मतलब समझ में आ गया कहना क्या चाहते हैं, तब आप कह सकते हो कि ये स्टेंजा कंप्लीट हुआ। शेर व शायरी में 4 भी लाइन चलता है, 5 भी चलता है, और मिनिमम 2 तो चलता ही है, ठीक है ना। एक लाइन से कुछ समझ में नहीं आता, मिनिमम 2 अगर चलता है तो कंप्लीट सेंस ले लेता है लगभग आप, ठीक है। तो स्टेंजा क्या समझ में आया, क्लियर है। अब बताओ इसमें एक स्टेंजा में 8 लाइन है, तो बताओ 5 स्टेंजा है तो टोटल 40 लाइन इसमें होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कितने स्टेंजा है, तो आप कहोगे 5 स्टेंजा है, और कितनी लाइन टोटल है, तो आपको कहना है 40 लाइन है, लेकिन कहेगा एक स्टेंजा में कितने लाइन है, तो आपको 8 लाइन कहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सोचो क्वालिटी अगर थोड़ा ख़राब है तो आप देखो मूवी देखते हो, एकदम HD कर लेते हो, तो पढ़ाई की बात है, थोड़ा 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे लिए HD क्वालिटी देख लीजिए, ज़्यादा नेट नहीं खत्म होगा, 100 से 200 MB 300 MB जाता है, तो कुछ आपको ज्ञान आ जाता है कि हाँ एक बार पढ़ा देंगे तो फिर दोबारा आपको इससे कुछ डाउट नहीं रहेगा। समरी भी खुद से लिख सकते हो, और खुद से जितनी भी ऑब्जेक्टिव इसके रिलेटेड रहेगा तुरंत आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो हम लोग थोड़ा सा और बैकग्राउंड पढ़ते हैं जॉर्डन का, तब इस पर हम लोग स्टेंजा पे आएंगे। डायरेक्ट स्टेंजा पढ़ा के जाना ये मेरी मकसद नहीं है, स्टेंजा कैसे कैसे बना और क्यों बना ये मकसद होना चाहिए कि कैसे आया है सर, और क्यों इसको लिखा गया, कैसे लिखा गया। देखिए अब देखो थोड़ा सा जॉर्डन के बारे में कहानी चलते हैं। जॉर्डन इनका धर्म है रिलीजियस थे क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी में देखो ये कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। देखो कई धर्मों में कई तरह के मतलब धर्म में जात होते हैं, कास्टिज़म होता है। जैसे मुस्लिम में आओगे तो मुस्लिम में कास्टिज़म तो है, साथ ही साथ ये भी है कि 2 मतलब इनके कैटेगरी हैं, एक शिया है और दूसरा सुन्नी मुस्लिम है। उसी तरह यहाँ एक कैथोलिक परिवार से एक बिलोंग करते थे, कैथोलिक, ठीक है ना। क्या थे भाई, कैथोलिक फैमिली से ये क्या करते थे, बिलोंग करते थे, और यही थे कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करने की वजह से इनका जो रिलीजियस था कैथोलिक, इसकी वजह से इनको क्रिश्चियनिटी में देखो जब 2 गुट में बटा, जैसे हिंदू और मुस्लिम में कैसे बट गया था, सॉरी मुस्लिम में कैसे बट गया था, शिया सुन्नी वाला कहानी वही बात है। इनसे कैथोलिक वाली बात, ये फैमिली थे कैथोलिक परिवार से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। ये लॉ की पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम, लॉ की क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और इनको कैथोलिक होने धर्म की वजह से, रिलीजियस की वजह से, और भी कौन सा कैथोलिक फैमिली की वजह से मतलब क्रिश्चियनिटी में इनको निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और निकालने की वजह से इनको लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और लॉ की पढ़ाई रुक गई। लेकिन बाद में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, जैसे आप देखोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहाँ है, तो लंदन में, मतलब ब्रिटेन के अंदर, तो आप कहोगे जो इनके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी जो है कहाँ है, लंदन में है। बाद में जाके वहाँ शिफ्ट करके ये लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, और साथ में थियोलॉजी भी पढ़ते हैं। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, थियोलॉजी का मतलब समझोगे स्टडी ऑफ गॉड या स्टडी ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ाई करते हैं जाके, ठीक है ना। ये तो ठीक ठाक है। अब बाद में 1942 में 1900 सॉरी ऐसा नहीं कह सकते हैं, 42 साल की उम्र में, कितना 42 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में ये वन ऑफ द अपने ज़माने के वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो प्रीचर बने थे। प्रीचिंग करते थे अपने ही धर्म के बारे में कि ऐसा ना ऐसा है। इतनी बातें क्लियर है। देखो अब इसी की बात है, साथ में लॉ की पढ़ाई की है, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद हर इंसान ये सोचता है कि अब पढ़ाई जैसे कंप्लीट हुआ तो जॉब के बारे में ढूंढने लगता है, ठीक है। जब ये जॉब ढूंढे तो ठीक है, तो जब आपको कोई जॉब ना दे और एक सहारा के तौर पर आपको कोई आश दे कि बेटा लो कोई नहीं दे रहा तो मैं हूँ वहाँ पे, कोई आपको इस तरह से सहारा दे तो उसको आप क्या कहोगे, पैट्रॉन।
इतनी बातें क्लियर है? क्या कहोगे? पैट्रॉन। अब देखो, जब इनको आप पैट्रॉन, एक इंसान थे, समझो पैट्रॉन कोई भी हो, पैट्रॉन का मतलब क्या समझोगे? एक इंसान थे जिन्होंने सहारा दिया, मतलब जो सहारा देने वाला था उसी को आप पैट्रॉन कहते हो। तो इंसान पैट्रॉन दिया, सहारा दिया। अब उसी की एक भतीजी थी नीस, और उस भतीजी का नाम था एना मोरे, जो बाद में इनकी वाइफ बनती है। वाइफ मतलब क्या समझोगे? पत्नी बनती है एना मोरे, ठीक है ना। एना मोरे इनकी क्या बन जाती है? वाइफ। अब कैसे ये हुआ बीच में? देखिए, जब इनको जॉब मिला तो प्रैक्टिस करने के लिए मिल गया। अब वो पैट्रॉन मतलब सहारा दिया कि लो भाई कहीं जॉब नहीं मिल रहा तो आओ हमारे यहाँ, एक मैं सहारा देता हूँ, प्रैक्टिस करो। बाद के जो जॉर्डन थे और एना मोरे का कुछ चक्कर चला। बाद में जब चक्कर चला तो ये जो सहारा जिन्होंने दिया उनसे सीक्रेटली, मतलब छुप छुपा कर इन्होंने मैरी किया। मैरी मतलब शादी कर लिया। किससे भाई? ये एना मोरे से, मतलब इसकी नीस थी, नीस मतलब भतीजी थी, इससे शादी कर लिया चुपचाप, पता ही नहीं चला। बाद में जब पता चला तब इसलिए इसके केस में, मतलब एना मोरे के जो चचा थे, मतलब इन्हीं की जो भतीजी थी और एना मोरे, तो इनकी जो भतीजी थी, भतीजी तो शादी हुई, भतीजी मतलब क्या समझोगे? नीस। जब शादी हुआ तो इनके जो चचा थे इनको कहाँ भेज दिया गया? इनको जेल भेज दिया गया। जब जेल भेजा गया तब एना मोरे उस टाइम में कहीं कि मैं इसको अपना दुनिया बना चुकी हूँ, इसे जेल मत भेजिए। लेकिन सोसाइटी के दबाव में आकर, होता है ना कि इनको जेल भेजना पड़ा। ऐसे कोई भी नहीं चाहता कि दामाद जी को मैं जेल भेजूँ, लेकिन सोसाइटी के दबाव के कारण क्या करना पड़ा? इनको जेल भेजना पड़ा। और कुछ दिनों के बाद फिर ये जेल से वापस आते हैं। फिर ये जो इनके ही एना मोरे के जो फैमिली वाले और जो चचा हैं कहें कि इस शहर में मत रहिए, किसी और शहर में रह जाइए, क्योंकि जब जब सोसाइटी की और आप देखें, सोसाइटी वाले लोग आपको देखेंगे और मेरी नज़रें उन लोगों पे पड़ेगी तो मैं उनको फेस नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए ये शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और, ठीक है। और ये एना मोरे और जॉर्डन में बहुत अच्छी संबंध थी, मतलब मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो गई थी। इतनी मोहब्बत कि एक दूसरे को आप छोड़ नहीं सकते थे। देखो, कुछ दिनों के बाद जॉर्डन रहते रहते ये मन में सोचता है कि पता नहीं वो मोहब्बत है कि नहीं हमारे एना मोरे के अंदर, चलो टेस्ट करते हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए एक फॉल्स बातें कहते हैं अपने एना मोरे से कि मैं देखो कॉन्टिनेंटल ट्रिप के लिए जर्मनी जाना चाह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जर्मनी कॉन्टिनेंटल ट्रिप के लिए। जब ये एना मोरे ये बातें सुनती है तो रोने लगती है कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। उनका कोई इरादा मतलब नेक है कि जाएंगे तो नहीं, सिर्फ टेस्ट कर लेते हैं कि मेरी इसके दिलों में मोहब्बत कितनी है। तो ये मोहब्बत को चेक करने के लिए, मतलब प्रेम को चेक करने के लिए, लव को चेक करने के लिए एना मोरे की ये बात बोले। जब ये रोने लगती है तब ये पोएम का जिक्र होता है, ठीक है। और पोएम का है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एना मोरे बेचारी रो रही है। अब ये टेस्ट तो कंप्लीट हुआ कि हाँ सच में वो पहली वाली मोहब्बत है। ये कहीं जाते भी नहीं हैं, ना ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप कंप्लीट करते हैं, ना ये जर्मनी जा पाते, सिर्फ ये कहते हैं। और इतना देर में एना मोरे कहती मैं भी चलूँगी। और जब ये कहते हैं कि नहीं तुम क्यों जाओगी, मैं जाऊँगा, तो ऐसे सिचुएशन जब एना मोरे बोलते हैं कि नहीं आप कैसे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैंने हर कुछ छोड़कर आपको अपनी दुनिया बनाई हूँ, तो आप कैसे ये हो सकता है कि मैं आपको छोड़ दूँ और आप अकेले जाएँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो ये ऐसे सिचुएशन में ये पोएम फिर स्टार्ट होता है। अब वो पोएम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्टार्ट यहीं से होता है कि मेरी प्रेमता, मेरी प्रेमी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। फॉर वेयरनेस ऑफ दी नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो ऑफ इट लव फॉर मी। ये मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ रह रहे थे कि थक गया हूँ इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, या ये मत समझो कि तुमसे बेहतर प्यार इस दुनिया में मुझे कोई और दे सकता है। फिर कहते हैं बट सिंस दैट आई, लेकिन ऐसा है कि मैं मस्ट डाई एट लास्ट इज़ बेस्ट। ऐसा है कि मैं एक दिन मर जाऊँगा, चला जाऊँगा इस दुनिया से, लेकिन वो जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊँगा उस दिन जो आप फील करेंगे वो आज सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे एक एहसास अपने आप को एक दिन दिलाइए कि कैसा फील होता है कोई आपसे आपकी ज़िंदगी से अगर चला जाता है। इसीलिए लिखते हैं टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट। सेल्फ इन जस्ट का मतलब होगा एंटरटेनमेंट के तौर पे किसी को लेना, ठीक है ना। और 10 पेंड डेथ टू डाई, ऐसा कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिए कि मेरा डेथ हो गया है और मतलब परमानेंट जो जुदाई होगा एक दिन, वो एक दिन रियलाइज़ कीजिए कि कैसा होगा।
जब मैं टेम्परेरी आपको जुदाई देता हूँ। तो ये फील को एहसास मतलब फीलिंग दिलाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। तो आपको एक बार और फर्स्ट स्टैंजा का मतलब समझा देता हूँ कि क्या होगा। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि मेरी प्रेमता मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, ये कुछ ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश में GOE, पहले हम लोग के ओल्ड में ऐसे ही होता था, अब मॉडर्न ज़माने में गो हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जैसे वेयरनेस। अब बताओ, वेयरनेस का मतलब होता है थक जाना, टायर्ड होते हैं। वियर मतलब होता है थक जाना। ऑफ दी का मतलब समझोगे यू, YOU लिखते हैं ना, यू मतलब तुम, यहाँ पे दी का मतलब वो समझना, या THY होता है दाई का मतलब योर समझना, या फिर SUNNE सने, सने कहीं भी लिखा हो तो दसन समझना। ईस्टर्न नाइट का मतलब समझना लास्ट नाइट, जो बीता हुआ है पिछला रात, उसको। दिस बेस्ट का मतलब होगा दिस बेस्ट, मतलब दिस बेस्ट मतलब दिस बेस्ट होता है ना, या अच्छा है इसीलिए। और एट लास्ट मतलब अंत में। और देखो, आप देखोगे जब पोएम कोई भी लिखता है तो शब्दों के साथ खेलने को राइटर को आज़ादी होती है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम 100% ट्रू बातें लिखें, फीलिंग पे जाना पड़ता है। जैसे मालूम चला, अगर ग्रामर की दुनिया में आओगे, पोएम की दुनिया में तो बहुत अंतर है। पोएम की दुनिया में ये समझाया जाता है कि सिर्फ फीलिंग से बातें समझते हैं, ना कि 100% उसका ट्रू मीनिंग निकाल लेते। अगर ट्रू मीनिंग निकालेंगे तो गलत बात आ जाएगा। जैसे आपको कोई बोल दे, या रात में हो गया कुछ और सुबह सुबह आपको कोई आके बोले तुमने तो मुझे जान से मार दिया, तो जान से जब मार दिया तो उसने बोला कैसे? हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप ये क्वेश्चन लगा दोगे कि तुमने मुझे जब जान से मार दिया तो मैंने बोला कैसे? ये हो सकता है क्या? तो जान से मारने का मतलब यहाँ पे एहसास से मारना होता है, फीलिंग से मारना होता है, ना कि ये समझ जाना कि जान से मार दिया नहीं और उसको किल हत्या ही कर दिया। ऐसा नहीं कह सकते, बात सच है, फीलिंग पे चलता है। तो यही बात यहाँ भी है कि आप जो है फीलिंग पे पोएम लिखते हैं, इसको लिखने की मतलब वर्ड के साथ खेलने की आज़ादी होती है। जैसे गाना है ना, तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, है ना, इन हवाओं को इन फिज़ाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। क्या पॉसिबल है? जब गाना गा देता है हीरो, तो क्या हीरोइन अगर कह दे कि जाओ जाओ मोड़ कर लाओ, तारे तोड़ कर लाओ, क्या आ सकता है? पॉसिबल है? तो ये फीलिंग के साथ करना, सिर्फ एहसास दिलाना है। ऐसा अगर रियलिटी में हो जाए कि हाँ हाँ ला कर दिखाओ तभी मैं आपकी होंगी, तो इम्पॉसिबल है। चांद तारा ओरिजिनल में आप तोड़ के ला ही नहीं सकते, ये बातें हैं। तो जब गाना होता है या फिर पोएम होता है तो वर्ड के साथ खेलने की आज़ादी होती है, इसी फीलिंग के लिए आते हैं वर्ड। ये रियलिटी में अगर कह दोगे तो इम्पॉसिबल है। यहीं पे देखोगे जो DY डाई है, DYE डाई, ये वर्ड के साथ खेला गया है। यहाँ पे DI के साथ, यानी वर्ड के साथ, वर्ड का जो स्पेलिंग है उसके साथ जॉनडन ने खेला है, ये पोएट खेल रहे हैं। तो Y की जगह क्या लगाना चाहिए? I, लेकिन I की जगह इन्होंने क्या कर दिया? Y। ऐसे ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग DY डाई का मतलब क्या होता है? मर जाना। जैसे आज के मॉडर्न ज़माने में DIE कहते हैं, डाई कहते हैं कि नहीं करते? वही डाई का मतलब क्या समझोगे? ओल्ड, अभी तो मॉडर्न ग्रामर DIE डाई का मतलब क्या होगा? मरना। लेकिन DYE डाई का मतलब क्या समझोगे यहाँ पे? आज की दुनिया में DYE डाई का मतलब होगा बाल कलर करना, ठीक है ना, रंगना। और DIE का मतलब होता है मरना। लेकिन ओल्ड ग्रामर में जाएं तो वर्ड के साथ खेला गया है और ये डाई का मतलब होता है मरना। बातें समझ रहे? तो ये डाई और इस डाई में फ़र्क है। लेकिन आज की दुनिया में अगर ये डाई लिखा हो कहीं मिले तो समझना बाल रंगना, लेकिन पोएम में लिखा मिले तो समझना मरने के केस में। क्लियर है? और DIE डाई का मतलब क्या समझोगे? आज के मॉडर्न ज़माने में मरना। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये वर्ड के साथ इन्होंने लेटर के साथ खेला, इनको आज़ादी है। Y की जगह क्या लगा दिया? I की जगह क्या लगा दिया? Y लगा दिया। इतनी बातें क्लियर हैं? तो डाई में फ़र्क है। वहीं पे लिखा हुआ है डेथ टू डाई, तो यहाँ पे देखो डाई लिखा हुआ है, यहाँ पे डाई लिखा हुआ है। तो इस डाई का मतलब क्या समझोगे? मरना। तो पहला स्टैंजा क्लियर हुआ कि पहले स्टैंजा में क्या कहते हैं? वर्ड के साथ खेलने के पहले याद रखना है, पोएम में वर्ड के साथ खेला जा सकता है, ठीक है ना। राइटर खेलता ही है, मतलब मीनिंग कुछ और मत समझ जाना 100% ट्रू, उस मीनिंग का कुछ और मीनिंग हो जाता है, उस वर्ड का कुछ और मीनिंग चला जाएगा, आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डाई का मतलब बाल कर्ण करने के बराबर नहीं होगा, DIE डाई मतलब उसके बराबर ले रहे हैं। क्यों? ये अपने लेटर के साथ वर्ड के साथ खेल गए और आई के बदले लिखना था, लिख दिया, आई ना लिख के वाई लिख दिया। क्लियर है? तो चलो एक बार फिर से फर्स्ट स्टैंजा जो होता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रेमिता मतलब मेरी प्रेमी जो बिलव्ड होती हैं उनको कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो ऑफ इट लव फॉर मी, ना इस उम्मीद के कारण कि दुनिया का कोई और
इंसान या कोई और लेडी और वुमेन आप इतना प्यार दे सकता है, ना इस उम्मीद के कारण कि तुम्हें अरे साथ रह रहा कि मैं थक गया हूँ इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ना इस उम्मीद के कारण कि तुमसे बेहतर प्यार कोई दे सकता है। और ऐसा करें कि ऐसा है कि मैं अंत में मर ही जाऊँगा, मेरे लिए अच्छा होगा। तो चलो आज आप सिर्फ मतलब रियलाइज़ कीजिए कि मैं एक दिन के लिए मर चुका हूँ, तब आप मेरे बगैर कैसे रहेंगे, इसकी रियलाइजेशन के लिए आप ये बात ध्यान देना है। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है। अब दूसरा स्टैंजा पे आओ। ये अपनी तुलना फिर किससे करेंगे? अपने सूरज से करेंगे। सूरज समझ रहे? सन। देखो लिखा हुआ ईस्टर्न नाइट, ईस्टर्न नाइट मतलब पिछली रात। द सन ए वेंट हिंस, मतलब ईस्टर्न नाइट, देखो सूरज जो था वो चला गया था, हिंस इस तरह। एंड इट इज़ हेयर टुडे, और आज वह यहाँ है। ही हैज़, देखो ओल्ड ग्रामर, हैथ का मतलब समझोगे ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस नॉर हाफ अ शॉट अवे। ये कहते हैं ना उसके पास सेंस है ना उसके पास ख्वाहिश है, फिर भी ना उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता है कि जल्दी से तय कर ले। देन फियर नॉट मी, मुझसे मत घबराओ। बिलीव मी, देखो बिलीव में ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, आज के बिलीव में और आज पहले के बिलीव में अंतर है स्पेलिंग में। दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स दैन स्पर्स दैन। अब ये देखो देन लिखा हुआ है, लेकिन देन के अकॉर्डिंग समझना दैन लिखा हुआ है, दैन ही। और देखो एच ई ही लिखते हैं जबकि एच डबल ई ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ओल्ड इंग्लिश है। अब इसका मतलब समझो, ये कह रहे हैं कि पिछले रात जो था सूरज चला गया, लेकिन आज वो यहाँ है, क्योंकि अब देखो उसके पास ना कोई डिज़ायर है, डिज़ायर मतलब ना कोई ख्वाहिश है और ना कोई सेंस है, समझ है, फिर भी वो जाता है और जल्दी से मतलब दिन होते ही चला आता है। ना उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता है। मेरे पास तो तुम हो वापस आने के लिए, मैं उससे भी जल्दी, मतलब मेरे यकीन कीजिए मैं उससे भी जल्दी अपना सफ़र तय करके आपके पास आऊँगा। इसके लिए आपको यकीन रखना है, धैर्य रखना है, मैं बिल्कुल वापस आऊँगा। इनका कोई इरादा नहीं था, बस टेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना, कि मोहब्बत कितनी बची है मेरे लिए, समझ रहे? तो देखो आजमाइशें पूरी दुनिया आजमाइशों पे ही चली है। आपको भी कोई आजमाता होगा तो ध्यान देना है, इस तरह से कोई आजमा रहा है आपको देखने के लिए कि क्या है इनके अंदर, ठीक है, कितनी मोहब्बत है। तो इतना मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है कि ठीक है। देखो ये कह रहे उनके पास कोई रास्ता भी नहीं कि जल्दी से आ जाएगा, वो जाएगा शाम में या रात में, तो पूरा रात ना आके दिन में ही वापस आएगा सूरज। मेरे पास तो ऑप्शन है, मेरे पास वजह तुम हो वापस आने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो उससे जल्दी आऊँगा और उससे पहले कई रास्तों से शॉर्टकट लगा सकता हूँ यहाँ पहुँचने के लिए और उससे जल्दी ही वापस आ सकता हूँ, ठीक है ना। मैं जाऊँगा अगर चाहूँ तो रात में आना तो रात में आ सकता हूँ, 1 घंटे बाद तो 1 घंटे बाद आ सकता हूँ, लेकिन उनके पास तो कोई सोर्स नहीं है, फिर भी वो जाता है और चला आता है। तो मेरा तो यकीन करो कि उसके पास कोई है नहीं, फिर भी वो वापस आ रहा है, तो मेरे पास तो तुम हो वापस आने के लिए, बिल्कुल आएंगे। चलो ये स्टैंजा क्लियर है। आप थर्ड स्टैंजा समझ में आया। ओ फीबल इज़ मैंस पावर, ये कहते हैं कि देखो इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसकी ज़िंदगी में है ना अच्छे भाग आते हैं, अच्छे समय आते हैं, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो वो अपनी ज़िंदगी में वो खुशी को और जोड़ नहीं सकता जितनी ज़िंदगी में उसकी खुशी भगवान ने या अल्लाह ने लिखा है, या वाहे गुरु या जो आपके अकॉर्डिंग भगवान उन्होंने लिखा है, तो बताइए उतना ही वो एंजॉय करेगा, ज़्यादा नहीं कर सकता। और ऐसा भी है नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही बीती हुई ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकता है कि वो जो पल बीत चुके हैं, उसका मोमेंट जो बीत चुका है, उसका जो ज़िंदगी से टाइम बीत चुका है, वो कभी ला सकता अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए आप कितने भी अमीर बन जाओ, खोया हुआ पल नहीं ला सकते, और आप कितने भी गरीब हो जाओ, आने वाले फ्यूचर नहीं बदल सकते, ऐसे गरीब आप नहीं हैं। ज़रूर बदल सकते हो, आप डिपेंड करता है आप कितना मेहनत आज कर रहे हैं। क्लियर है? आने वाला फ्यूचर तुरंत डिसाइड हो जाएगा कि आप कितना मेहनत आज कर रहे हो, तभी कल चेंज होगा, वरना कल कभी नहीं चेंज होता। कल चेंज करने के लिए आपको आज मेहनत करना ही पड़ता है, नहीं तो आप खाली सपने देखोगे कि कल मेरा चेंज होगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, और मेहनत नहीं है, पूरा दिन सो रहे हैं, पूरा रात ऐसे ही चली जा रही है बिना पढ़े, एंजॉय सिर्फ कर रहे हो, तो ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। ज़िंदगी को बदलना पड़ता है, ज़िंदगी कभी बना बनाया नहीं मिलता, उसको बनाना पड़ता है, और वो अपने डिसीज़न से, अपने मेहनत से बनाना पड़ता है। जैसे डिसीज़न लोगे, जैसा मेहनत करोगे, वैसे ज़िंदगी बनते चली जाती है। बातें समझ रहे? अब देखो यहाँ पे फिर कहते हैं बट कम बैड चांस, लेकिन सोचो हमारी ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी में कभी कभी ख़राब टाइम आ जाते हैं, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, तो हमें इसे कभी भी हौसले से लेना चाहिए, उसका फेस करना चाहिए।
एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ और अस टू एडवांस। ये कहते देखो हमारी ज़िंदगी में सही बात है, खुशी आता है तो अच्छी बात है, बहुत खुश भी हो जाते हैं, गम आता है तो बहुत गम में चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशी आता है तो भी हमें कुछ सिखाता है और गम आता है तो भी हमें कुछ सिखाता है। हर परिस्थिति, हर सिचुएशन आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर ख़राब सिचुएशन आ भी जाए तो उससे मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपको ज़िंदगी कला सिखा के जाता है। सोचिए आपकी ज़िंदगी में अगर कोरोना आया तो उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, हर चीज़ का सही और गलत हर चीज़ों में होता है, हर चीज़ों में अच्छाई बुराई दोनों होती है। लेकिन खुद बताओ कई जगह पे हम लोग सब कुछ सीख लेते हैं, अच्छाई सीख लेते हैं, और कहीं कहीं पे देखो बुराई सीख लेते हैं। तो अगर बुरा है तो बुरा सीखोगे, अच्छा है तो अच्छा सीखोगे। ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को ये जो बैड चांस है तो हम लोगों को एक आर्ट सिखाता है, कला सिखाता है, ना कि ज़िंदगी ख़राब कर देता है, ठीक है। अगर मालूम चला, आप एक ये ले लीजिए, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि एक फ्रेंड है। खुद बताओ, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक फ्रेंड ए है, दूसरे फ्रेंड बी है, तीसरे फ्रेंड सी है। गौर से समझना, ठीक है, इस कहानी से। और मालूम चला इन तीनों के पिता अभी बिल्कुल अलाइव हैं, ज़िंदा है। बैड फॉर्चून क्या हुआ, वो किस्मती क्या हो गई कि मालूम चला ए व्यक्ति हैं, ये तीनों आपस में दोस्त हैं। ये जो ए व्यक्ति हैं इनके पिता का डेथ हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये भी इनके घर आएंगे, सी पर्सन भी, और बी पर्सन भी इनके क्या आएगा, घर आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों के पापा तो अलाइव हैं, ज़िंदा हैं, तो जो इनके ऊपर बीतेगा वो अभी ये दोनों नहीं समझ सकते कि क्या बीत रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं मान लेता हूँ कि ये पर्सन बिल्कुल बी हैं, सी हैं और ए हैं, ये तीनों हैं, है कि नहीं। अब खुद बताओ, ये तो पहले इनके पिता का डेथ हो चुका था, और जो बी पर्सन है उनके भी पिता का कुछ महीनों के बाद डेथ हो जाता है। तो बताओ सी पर्सन इनके घर आएंगे और ए पर्सन भी घर आएंगे। अब खुद बताओ इनकी जो ऊपर बीत रहा है बी पर्सन के ऊपर, बताओ कौन ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, ए पर्सन की सी पर्सन। आपका आंसर आएगा बिल्कुल सर कि ए पर्सन समझेगा, क्योंकि उस दर्द से गुजरा है और वो बताएगा, गाइड करेगा इस सिचुएशन में उसको कैसे रहना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। उसको पूरा आइडिया है, लास्ट सेरेमनी कैसे कैसे इसको एंजॉय करते हैं, कैसे मतलब एंड करते हैं, है ना। उसको आइडिया ए पर्सन होगा, सी को नहीं हो सकता। तो बताओ इसको ज़िंदगी में जब बैड सिचुएशन आया तो इसको सिखाया कि कैसे किस सिचुएशन में रहते हैं और कैसे समझाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग इसको आएगा, सी को नहीं आएगा। अभी बताओ मैच्योरिटी ए के अंदर उस टाइम में ज़्यादा होगा, सी के अंदर नहीं हो सकता। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपने ज़िंदगी में जब आपके अंदर बैड चांस आता है, ख़राब परिस्थिति आता है, तो ये मत समझना कि आपको कुछ नहीं सिखाता, उस टाइम में बहुत कुछ सिखा के जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अमीरी वो नहीं सिखा सकती जो गरीबी सिखा सकती है। इसलिए हर इंसान को देखना कि कई जगह पे अमीर होने के बाद उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितने गरीब होने के बाद सक्सेस हो गए, क्योंकि स्ट्रगल का दौर जब वो सिखाया होगा वो गरीबी, शायद वो अमीरी नहीं उनको सिखा पाया था। समझ रहे। तो यही बात यहाँ पे भी है। सक्सेस का रेशियो हो सकता है अलग अलग हो, कि ये बात अलग है, ये बात अलग है, वो बात अलग है, कोई गारंटी नहीं कब कौन क्या सक्सेस कर जाए, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये बातें समझ रहे हो कि हमको खुशी में उतना ज़्यादा खुश भी नहीं होना और गम की जगह पे उतना गमगीन भी नहीं होना, सब कुछ को ले के चलना, ठीक है। ये बातें यहाँ पे कि हम लोग को सब कुछ ज़िंदगी सिखाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, अब आते हैं फोर्थ सेक्शन के ऊपर। फोर्थ सेक्शन में क्या होगा देखो, कहते हैं when those sides nor wind but sides my soul away, when thou weeps unkindly kind my life's blood doth decay। ये कहते हो जो तुम इस तरह से आए भरती हो, मेरे सोल का मतलब समझोगे रूह, आत्मा को झंझोड़ के रख देती। ऐसा लगता है कि मैं अब रह नहीं पाऊँ। तुम इस तरह से आएँ भरती हो, रो जाती हो। अब तुम्हारे आँखों का जो आंसू होता है, जो इस तरह से रोती हो तुम, जो आँखों का जो आंसू है वो तुम्हारे आँखों का आंसू ना होकर मेरे जिस्म का खून होता है, और इस तरह से तुम जो गिराती हो, बताओ कैसे। और ऐसा हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता जो सच्ची मोहब्बत करें इस तरह से खून बहाएं। समझ रहे। तो ये बातें जो लाइफ्स ब्लड डिकोज है, लगता है कि जब जम जाता है उनका खून, ब्लड जैसे ना आंसू गिर रहे हैं और उनके आँखों का आंसू ना होकर उनके मतलब जिस्मों का क्या होता है, खून होता है, और वो यूं ही ऐसे जम जाता है, कह नहीं सकते। बताओ कोई मोहब्बत में ऐसा करेगा, कौन समझा रहे हैं, जॉन डन अपनी एनामोरी।
ये पोइट्री जो आपका सेक्शन है पोइम से, ये लव पोइम इसीलिए कहा गया, बहुत अंदर, और मेटाफिजिकल पोइट्री इसलिए कहा गया क्योंकि अंदरूनी बात करता है, ठीक है ना। अंदरूनी का मतलब समझोगे वो बातें, वो एहसास जो दिल से जुड़ी होती है। फिर कहते हैं दैट्स दो लॉट्स मी एज दो सेस्ट इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। ऐसे कहोगे तो मेरी ज़िंदगी क्या रहेगी, यूं ही बर्बाद है। समझ रहे। अब आते हैं लास्ट स्टैंजा जिसका नाम है 5th स्टैंजा, लेट नॉट दाइन डिवाइनिंग हर्ट। दाई का मतलब समझोगे योर, और ये कहते हैं डिवाइनिंग का मतलब यहाँ पे समझोगे पायस। पायस का मतलब क्या समझोगे यहाँ पे, पाक। कहते हैं इस तरह से अपने पाक दिलों को खराब ना करो। फॉर थिंक मी एनी इल, ये कहते हैं कि पहले से, फॉर थिंक का मतलब क्या समझो, पहले से इतना ऐसा मत सोच लो कि कुछ बुरा होने वाला। जैसे मालूम चला, जैसे आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो और कोई आपको कह दे कि काहेला गाड़ी से जा रहे, एक्सीडेंट हो जाएगा, और आप थोड़ा ही देर गए और एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या कहोगे, बहुत बुरा इंसान था, जो बोला ये वही हो गया। यही यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि आप इतनी पायस, आपका दिल इतना मतलब साफ़ सुथरा है, तो आप इस तरह से बुरी बात क्यों सोच रही हो। अगर कुछ ऐसा सोचा बुरा थिंक और वैसे ही हो गया तो बताओ कितना गलत होगा, कितना दिक्कत की बात है। फिर कहते हैं डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। ये कहता मतलब अगर डेस्टिनी है, मतलब मंजिल है कि मैं आपसे मिलूंगा, जाने के बाद वापस आऊँगा तो आऊँगा ही, बिल्कुल, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। अगर फॉर्च्यून भाग में ऐसा है तो बिल्कुल होगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और होगा तो ये बिल्कुल पूरा भी होगा। ऐसा मत समझना कि किस्मत में है तो दुनिया का कोई इंसान रोक नहीं सकता, अगर किस्मत में नहीं तो आप लाख कोशिश कर लें, नहीं हो सकता। यही बात यहाँ है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी, लेकिन ऐसा सोचो, अगर ऐसा भी है तो सोचो बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, यानी हम जिस मतलब जगह पे सोए हैं, जहाँ पर सोते हैं, वहीं पे आप एक करवटें बदलोगे तो मैं आपको ज़रूर वहाँ दिखाई दूँगा। ये एहसास ज़रूर होगा, मैं जा नहीं सकता हूँ। क्यों, द हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, जो सच्ची मोहब्बत करते हैं कभी जुदा नहीं हो सकते। ये इम्पॉसिबल है कि जुदा हो सकते हैं। कुछ हो सकता फिज़िकल जुदाई हो, लेकिन जो रूह वाली जुदाई होती है, जो मोहब्बत रूह से होती है, वो कभी जुदा नहीं हो सकती। ये बता रहे कि हो सकता फिज़िकल जुदाई हो सकती है कि भाई आप यहाँ हैं, मैं 2 महीने 1 महीने के लिए कहीं और हूँ, लेकिन जो मोहब्बत दिलों में है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, वो तो हमेशा ही रहती है। तो ये आप सच्चे प्यार मोहब्बत करने वाले कभी जुदा नहीं होते, इसलिए तो कहा जाता है। क्योंकि हो सकता है उनकी फ़िज़िकल चीज़ों को अलग कर दो, उनकी बॉडी को अलग कर दो, कहीं और रखो, लेकिन जो दिल में और दिमाग में जो मोहब्बत है वो कैसे ख़त्म हो सकती, यही कह रहे हैं ये पॉइंट। तो इसी के लिए तो यहाँ पे ख़त्म होता है। ये बातें समझ में आया कि क्या क्या बताया गया, ठीक है ना। जर्मनी जा रहे थे, सिर्फ मजाक कर रहे थे, ऐसा गए नहीं, सिर्फ देखा गया कि इनके अंदर कितनी मोहब्बत छुपी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका समरी करवाएंगे कि क्या है समरी पूरा, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे, क्या है स्टैंजा, कितनी लाइन का है, ये पूरी कहानी आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। सो आप इस बात को शेयर कीजिए। थोड़ा लंबा चला गया वीडियो, लेकिन समझाने में टाइम भी लगते हैं, नहीं तो अगर लाइन बाय लाइन होता हिंदी करवा दो, ये करवा दो, तो मैं भी करा सकता था, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप इस बातों को फिर से एक बार में फुल स्पीड चला लो और सोचो कि क्या बोला गया, क्या समझा गया, कि इस पोएम से क्या निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका समरी लिखवाऊंगा। तो समरी बिल्कुल इजी ऐसे ही याद रहेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द समरी ऑफ हेडिंग डालना, द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो पहले लाइन लिखवाएंगे, Sweetest Love I Do Not Go has been composed by John Donne, who was born on 2nd of January 1572 in London, है ना। इस तरह लिखोगे। उसके बाद लिखेंगे, चल लंबा हो रहा है क्या, फिर लिखेंगे He was called metaphysical poet and he studied law and theology, ठीक है। तो लगता है टाइम वे हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको करवा देंगे पूरा ये आपका समरी, टेंशन न लें, और ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे। फिर लाइन एक्सप्लेनेशन करना सिखाएंगे, हाउ टू एक्सप्लेन द लाइन, लाइन को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। और वो 4 नंबर का आता है, एक प्रोज सेक्शन से आएगा, एक पोएट्री सेक्शन से आएगा, 8 नंबर का लाइन एक्सप्लेनेशन पूरा आएगा, ठीक है। मैंने सिलेबस बता रखा, आप जाके वॉच कर सकते हैं सिलेबस, ठीक है ना, कि आपको 12th BSc बिहार बोर्ड में पढ़ना क्या है इंग्लिश के अंदर, वो बातें, ठीक है ना। उसमें शायद एक और है जिसका नाम है क्वेश्चन टैग, वो चैप्टर भी है उसमें ग्रामर में। ये बातें आपका पूरा समझ में आया होगा कि आप
जो आप पढ़े हैं पोएट्री सेक्शन में स्वेटर्स लव आई डू नॉट गो है क्या, ठीक है। तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। चलो।